वेलकम अगेन माय डियर फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। कल हमने 10 गणराज्य के बारे में पढ़ा था। जैसे हमने पहले 16 महाजनपद के बारे में पढ़ा था और उसमें से जो मेन था मगध। इसी तरीके से 10 गणराज्यों में से एक जो गणराज्य था वो बहुत मेन था, वो था वैशाली के लिच्छवी। तो आज हम उसे लिच्छवी गणतंत्र गणराज्य के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जानेंगे। ये टॉपिक का नेम थोड़ा बोरिंग है, लेकिन इसके अंदर का जो मैटर है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी है। हम इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट बीए में है और वो भी फर्स्ट ईयर में, सो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो वी स्टार्ट अवर टॉपिक। लिच्छवी गणतंत्र गणराज्य की राजधानी वैशाली थी। प्राचीन काल में वैशाली भारत का एक महान नगर था। जातक ग्रंथों और तिब्बती साधनों के अनुसार यह 3 भागों में विभाजित था। सोने के बुर्ज वाला भाग, चांदी के बुर्ज वाला भाग, तांबे तथा पीतल के बुर्ज वाला भाग। अब इन सोने, चांदी, तांबे और पीतल को देख के हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी वर्ग कौन से में आता होगा। तो सोने के बुर्ज में उच्च वर्ग वाले लोग आते थे, चांदी के बुर्ज में मध्य वर्ग वाले लोग आते थे, तांबे तथा पीतल के बुर्ज में निम्न वर्ग वाले लोग आते थे। जो हमारी पुस्तक थी ललित विस्तार, इस पुस्तक में इन तीनों वर्गों के बारे में बताया गया। इन तीनों वर्ग में कौन समृद्ध था और कौन सबसे ज़्यादा वैभवशाली था, इन तीनों के बारे में ही इस ललित विस्तार की बुक में हमें बताया गया है। लिच्छवी की राजधानी के अतिरिक्त यहाँ पर एक वज्जी संघ की भी राजधानी मानी जाती थी। जो कौटिल्य थे वो लिच्छवी गणतंत्र को राज शब्दोपजीवी कहा करते थे। ललित विस्तार में के अनुसार वहाँ का जो वृत्ति होता था वो अपने आप में एक राजा समझा जाता था और सभी समान होते थे। अधिकार देने के लिए योग्य व्यक्तियों का चुनाव किया जाता था। राज्यसभा में प्रतिनिधियों का सम्मेलन होता था और जो मेन प्रतिनिधि होता था वो राजा होता था। उसी सभा में जो टोटल राजा होते थे वो होते थे 7707। जो वहाँ का अधिवेशन होता था वो संथागार में होता था और जो संथागार था वहाँ सबसे बड़ी संस्था मानी जाती थी संथागार। और उसी के साथ साथ वहाँ उपराजा तथा सेनापति और नायक भी सम्मिलित होते थे। इनकी संख्या भी बहुत बड़ी मात्रा में होती थी। नायक की नियुक्ति जो होती थी वो निर्वाचन प्रक्रिया द्वारा होती थी। निर्वाचन प्रक्रिया द्वारा आज के भी बहुत ज़्यादा मतदान होते थे और उस समय भी निर्वाचन प्रक्रिया का चलन था। जो संथागार था वो व्यवस्थापिका सभा भी मानी जाती थी और जो वहाँ पे व्यवस्थापिका सभा थी वहाँ पे जो आसन का मैनेजमेंट करता था, जो आसन सबके देखता था कि कितने राजा आएंगे, किसके लिए कितने आसन लगाने चाहिए, या जो भी वहाँ पे टोटल मैनेजमेंट करता था उस इंसान को कहते थे आसन पत्रापक। उस इंसान को बोलते थे आसन पत्रापक। अब अगर वहाँ पे कोई टॉपिक चल रहा है, जैसे यहाँ पे कोई टॉपिक चलता है हमारी लोकसभा राज्यसभा में, तो वहाँ वाद विवाद होते हैं, पक्ष विपक्ष होते हैं। इसी तरीके से जब उस टाइम में कोई पक्ष चलता था या फिर कोई भी विषय चलता था तो उसको कहते थे विचारणीय विषय। अब उस विचारणीय विषय पर पक्ष भी होते थे और विपक्ष भी होते थे। अब पक्ष और विपक्ष में से कौन सा सही होगा उसको कराने के लिए होती थी हमारी वोटिंग, और उस टाइम पर वोटिंग को कहा जाता था मत विभाजन। अब यहाँ पे तो वोटिंग बहुत अलग अलग तरीके से होती है, पहले किसी और तरीके से होती थी, अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग भी होती है। लेकिन उस टाइम पे जो वोटिंग होती थी वो कलरफुल स्टोन यानी कि रंग बिरंगे पत्थरों द्वारा होती थी, जिसे एक शलाका ग्राहक कहा जाता था। वो उन पत्थरों को कलेक्ट करता था। जो सेम कलर के, जितने सेम कलर के पत्थर ज़्यादा होंगे उनकी बात मानी जाती थी। अब जो वोटिंग होती थी उसमें राजा, उपराजा, सेनापति और पदाधिकारियों के लिए भी वोटिंग होती थी। जिस तरीके से किसी विचारणीय विषय के लिए वोटिंग होती थी, इसी तरीके से राजा, उपराजा, सेनापति और पदाधिकारियों के लिए भी वोटिंग होती थी। जो लिच्छवी गणराज्य का मंत्रिमंडल था उसमें टोटल 9 सदस्य थे। अब आती है वहाँ की न्याय व्यवस्था कैसी थी। जो लिच्छवी गणराज्य की न्याय व्यवस्था थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी जाती थी, क्योंकि इसमें केवल राजा के पास ले जाकर ही पूरी तरीके से न्याय नहीं दिया जाता था। पहले ले जाते थे वे निश्चय आत्मय के पास। जो दोषी होता था उसको अभियुक्त बोला जाता था। सबसे पहले वे निश्चयात्मक के पास ले जाया जाता था।
वहाँ से उस व्यक्ति को ये पता लगा जाता था कि जो उसने दोष किया है या जो उसने काम करा है वो गलत है या नहीं, वो दंड देने के लायक है या नहीं। उसके बाद वो हारिक के पास जाता था। वो हारिक ये देखता था कि जो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है वो सही है या नहीं, कोई उसको छूट दी जा सकती है, उसे बचने का कोई रास्ता दिया जा सकता है या नहीं। फिर जाता था सूत्रधर के पास। सूत्रधर ये देखता था कि ये मैटर यहीं पे क्लोज हो सकता है, या अगर कोई बड़ा मैटर था तो फिर वो जाता था राजा के पास, और राजा अंत में उस अभियुक्त यानी उस दोषी को सजा देता था। लास्ट में जितनी भी जिस व्यक्ति को सजा दी गई है या किसी के ऊपर कोई क्राइम है या कुछ भी है, उसके लिए भी एक रिकॉर्ड होती थी, यानी कि एक पुस्तक होती थी जिसका नाम था पवेड़ी पुस्तक। और इस न्याय व्यवस्था की प्रशंसा खुद भगवान बुद्ध ने की थी। ये था लिच्छवी गणतंत्र गणराज्य के बारे में छोटा सा डिस्क्रिप्शन। आई होप आपको समझ आया होगा। अगेन अगर आपको कोई और टॉपिक है सो प्लीज़ कमेंट सेशन में आप बता सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी हेल्प करने की। थैंक यू सो मच। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो एक लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।